इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जिसका सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा किया जाना चाहिए। सुल्तान बनने के पश्चात इल्तुतमिश की निम्नलिखित समस्याएं थीं। प्रथमतः उत्तर भारत के राजपूत राज स्वतंत्र हो गए थे। द्वितीय, मोहम्मद गौरी के दो दास यल्दाज और कुवाचा उसकी स्थिति को चुनौती दे रहे थे। तृतीय, भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। चौथा, बंगाल का गवर्नर अली मदनी खां ने विद्रोह कर दिया था। पांचवा, नवविजित भारतीय क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से संगठित नहीं किया गया था। अंत में नवस्थापित दिल्ली सल्तनत को खलीफा से वैधता प्राप्त नहीं हुई थी। इल्तुतमिश की विलक्षणता इस बात में थी कि उसने इन समस्याओं का व्यवहारिक निराकरण ढूंढा था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान माना जाता था। वस्तुतः यह एक निर्वाचित सुल्तान था। इसके पास राजकीय दंड शक्ति थी और वह अपनी इच्छा से लागू करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त उसे खलीफा की वैधता शक्ति भी प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में के राजपूत राज्यों के क्षेत्र को दोबारा जीता। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता। 1227 में उसने मंदावर को जीता। फिर उसने सांबर, बयाना, आलौर आदि को जीता। उसने ग्वालियर शासक मंगलदेव को पराजित किया। उसने 1234 में मालवा पर आक्रमण कर भेलसा को जीता। उसने अपने दो प्रतिद्वंदी यल्दाज और कुवाचा को भी दंडित किया। जब गजनी के शासक यल्दाज ने उसे शासन करने की शक्ति प्रदान की तो उसने कूटनीतिक दृष्टि से उसकी नाममात्र की संप्रभुता स्वीकार कर ली। परंतु जब यल्दाज गजनी से खदेड़ दिया गया तो इल्तुतमिश ने 1217 में उसे तराइन की लड़ाई में परास्त कर मार डाला। उसी तरह बंगाल का गवर्नर अली मदनी खां ने भी विद्रोह कर दिया था और उसका उत्तराधिकारी इवाज गैसुद्दीन के नाम से शासक बन गया था। इल्तुतमिश ने उसके लिए अपने पुत्र मोहम्मद को भेजा। फिर 1230-31 तक बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश ने नवविजित भारतीय क्षेत्र को एक सुसंगठित प्रशासनिक ढांचे का आधार दिया। उसने मोहम्मद गौरी के दासों में 40 महत्वपूर्ण दासों को चुनकर तुर्क चहलगामी का गठन किया और फिर उसने दासों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। परंतु यहाँ भी इल्तुतमिश ने रोक और संतुलन की नीति अपनाई। उसने तुर्कों के साथ ताजिकों को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश की एकता प्रणाली, सैन्य प्रणाली एवं मुद्रा प्रणाली को संगठित किया। उसने एकता व्यवस्था के द्वारा अमीरों की महत्वाकांक्षा तथा सल्तनत के हित के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उसने मुल्तान से लेकर लखनऊ तक विभिन्न क्षेत्रों को अमीरों के बीच एकता के रूप में आवंटित किया। इस तरह दूरस्थ क्षेत्रों से अधिशेष राजकीय खजाने में सुरक्षित किए। उसने 2000 सिमसी सरदारों को गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र में जागीरें प्रदान की। इस तरह उसने सैन्य ढांचे को भी संगठित किया। फिर उसने मानक मुद्रा के रूप में चांदी का टंका तथा तांबे के जीतल चलाए। मुद्रा के मानकीकरण के परिणामस्वरूप वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का संगठन करता था। वह पहला वैधानिक सुल्तान भी था क्योंकि उसने बगदाद के खलीफा से शासन करने की सनद प्राप्त की। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करने पर इल्तुतमिश की उपलब्धियों की सीमाएं भी देखने को मिलती है। इल्तुतमिश का प्रशासनिक सुधार एक तदर्थ प्रबंधन सिद्ध हुआ। तुर्क चहलगामी एक निहित स्वार्थ के रूप में विकसित हो गया तथा उसने राजतंत्र की संस्था को ही कमजोर कर दी। इल्तुतमिश का कोई भी उत्तराधिकारी अपने पद पर नहीं बना रह सका और वे भी चहलगामी के हाथों कठपुतली बन गए। दूसरे, इल्तुतमिश राज्य को एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र का आधार नहीं दे सका। अंततः उसने मुस्लिम कुलीन वर्ग को भूमि से जोड़कर कुलीन वर्ग की महत्वाकांक्षा को जागृत किया।
फिर भी उपयुक्त सीमाओं के बावजूद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी तथा प्रकारांतर से इल्तुतमिश ने बलवान के कठोर शासन तथा अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा का आधार निर्मित किया। लघु निबंध तुर्क चहलगामी में इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगामी के माध्यम से सल्तनत के अंतर्गत आरंभिक नौकरशाही को संगठित किया। तुर्क चहलगामी में कुछ चुने हुए योग्य एवं प्रतिभाशाली दास थे। उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। एक समकालीन लेखक मिनहाजुस सिराज 25 अमीरों की जमीनी जीवनी पर प्रकाश डालता है। तुर्क चहलगामी का गठन आरंभिक सल्तनत काल में मुल्तान एवं अमीरों के संबंधों को भी रेखांकित करता है। इल्तुतमिश ने तुर्की दासों की महत्वपूर्ण राजनीतिक पद दिए, परंतु तुर्की अमीरों के समानांतर ताजिक स्वतंत्र विदेशी अमीरों के महत्व को भी बनाए रखा ताकि दोनों एक दूसरे पर रोक एवं संतुलन बनाए रखें। आरंभ में तुर्क चहलगामी ने एक सशक्त नौकरशाही की भूमिका निभाई तथा इल्तुतमिश को उनकी स्वामी भक्ति वफादारी प्राप्त हुई। अपनी नौकरशाही के बल पर इल्तुतमिश ने सल्तनत की सत्ता का विस्तार किया, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात तुर्क चहलगामी की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उसने राजा निर्माता की भूमिका अदा की। आगे तुर्क चहलगामी की महत्वाकांक्षा के कारण सुल्तान का पद अत्यधिक कमजोर हो गया तथा इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी उसकी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गए। अंत में बलबन ने, जो स्वयं तुर्क चहलगामी का सदस्य रह चुका था, इस स्थिति को समझा तथा तुर्क चहलगामी की शक्ति को तोड़कर सुल्तान के पद को स्थापित किया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को संगठन करता था। स्पष्ट कीजिए, मोहम्मद गौरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयास से उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना तो हुई थी, परंतु मोहम्मद गौरी मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया की राजनीति में ही उलझा रहा। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम अवकाश मिला, इसलिए दिल्ली सल्तनत संगठन का दायित्व इल्तुतमिश के ऊपर ही गिरा और इल्तुतमिश ने इस दायित्व को बड़ी ही कुशलतापूर्वक पूरा किया। इल्तुतमिश के समय प्रथम चुनौती थी राजपूत राज्यों के विद्रोह की समस्या। आराम शाह के कमजोर शासन के समय राजपूत राज्य विद्रोह कर स्वतंत्र हो गए थे। इल्तुतमिश ने रणथंभौर, जालौर, बयाना, ग्वालियर राज्यों को दोबारा जीता। उसी समय एक तत्कालीन चुनौती थी याल्दाउज और कुपाचा की समस्या। याल्दाउज ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए इल्तुतमिश पर अपनी संप्रभुता स्वीकार करने का दबाव डाला। इल्तुतमिश ने कूटनीतिक योग्यता का परिचय देते हुए उसकी नाम मात्र की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, परंतु जहांगीर याल्दाउज ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर हिंदुस्तान की ओर भागा तो 1215 में इल्तुतमिश ने उसे तराइन के तीसरे युद्ध में पराजित कर मार डाला। उसी प्रकार कुवाचा ने उत्तर पश्चिम के भूभाग को जीतकर उस पर स्वतंत्र रूप से शासन करना आरंभ कर दिया। 1228 में इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया और उसे सिंधु नदी में डुबा कर मार डाला। इस बीच इल्तुतमिश की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह चुनौती थी मंगोल आक्रमण। वस्तुतः चंगेज खां के अधीन मंगोल शक्ति अत्यधिक सक्रिय हो गई थी। मुस्लिम विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साम्राज्य ख्वारिज्म का साम्राज्य मंगोलों के हाथों पराजित हुआ था। फिर ख्वारिज्म का राजकुमार मांगवर्नी मंगोलों से पराजित होने के पश्चात हिंदुस्तान की ओर भागा और फिर इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अत्यधिक कूटनीतिक चतुरता दिखलाई और मंगोल आक्रमण से भारत को बचा लिया। इल्तुतमिश के समक्ष एक और चुनौती थी बंगाल का विद्रोह तथा उसका स्वतंत्र हो जाना। वस्तु बंगाल का मुक्ति अली मर्दाना खां ने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया और उसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन स्वतंत्र शासक बन बैठा। फिर उसने स्वतंत्र शासक के रूप में खलीफा से खिल्लत भी प्राप्त कर ली, परंतु इल्तुतमिश बंगाल को जीतने का निरंतर प्रयास करता रहा। 1231 ईस्वी के अंतिम रूप में
बंगाल को जीतने में सफल रहा। इल्तुतमिश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही एक प्रशासनिक संरचना का गठन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की आधारभूत संरचना इल्तुतमिश ने ही स्थापित की। बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने दासों में से 40 प्रतिभाशाली तुर्क दासों को चुनकर तुर्क चहलगामी का गठन किया और फिर इसी समूह के अमीरों में से महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाने लगी। इल्तुतमिश को अपने अधिकारियों की वफादारी प्राप्त हुई और उनकी सहायता से वह अपने राज्य प्रशासन का गठन कर सका। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश को एकता व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा अर्थव्यवस्था को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनऊ तक एक बड़े क्षेत्र को एकता में विभाजित कर विभिन्न अमीरों के बीच उसे आवंटित कर दिया। उसी प्रकार उसने 2000 शमसी अमीरों को गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में जागीरें प्रदान की और सैनिक सेवा में लिया। इस प्रकार सैन्य व्यवस्था का गठन हुआ। इसी प्रकार न्याय के संचालन के लिए उसने नगरों में काजी और अमीर एदाद की नियुक्ति की और उसे न्याय का कार्य सुपुर्द किया। अंत में मानक मुद्रा चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। उसने मानक मुद्रा के रूप में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। उसने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। उपयुक्त कारणों से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता कहा जाता है। वस्तुतः इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य ने ही आगे बलबन के कठोर शासन और खिलजी साम्राज्य का आधार निर्मित किया। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन उन सीमाओं के संदर्भ में कीजिए जिसका निराकरण इल्तुतमिश ने नहीं दे पाया था। सीमाएं इल्तुतमिश का तुर्क चहलगामी एक व्यावसायिक नौकरशाही का उदाहरण नहीं बन सका, अपितु वह महज तदर्थ प्रबंधन बनकर रह गया। इल्तुतमिश प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन का कोई ढांचा विकसित नहीं कर सका। एकता व्यवस्था के माध्यम से इल्तुतमिश ने बहुत आरंभ में अमीरों को भूमि से खदेड़ दिया। उपलब्धियां इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर सल्तनत के पद को वैधता दिलाई। उसने दिल्ली के रूप में सल्तनत को एक नई राजधानी दी। इल्तुतमिश और रज़िया के बीच का काल। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्क के चहलगामी सदस्यों ने राजा निर्माता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। उन्होंने इल्तुतमिश के पश्चात उसके एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान के पद पर स्थापित किया, परंतु फिरोज को प्रशासनिक कार्यों की रुचि नहीं थी, इसलिए वास्तविक शक्ति उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में आ गई। तभी सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई। इसी अव्यवस्था का फायदा उठाकर इल्तुतमिश की एक योग्य पुत्री रज़िया दिल्ली की प्रजा की सहायता से मुल्तान के पद पर स्थापित हो गई। रज़िया भारत में सल्तनत काल के इतिहास में रज़िया एक विलक्षण व्यक्तित्व ठहरती है। तत्कालीन एवं परवर्ती मुगल शासन के महत्वाकांक्षी महिलाओं के विपरीत जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया, रज़िया ने अपनी प्रतिभा के बल पर सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया। रज़िया के उत्थान तथा पतन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र रही। उसका पतन भी तीव्र गति से हुआ, परंतु इस प्रक्रिया को सल्तनत कालीन प्रशासन की खामियों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि रज़िया के व्यक्तिगत रूप में सफलता के रूप में। रज़िया के सुल्तान बनने के समय उसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश के द्वारा नामांकित होने के बावजूद तुर्क के चहलगामी सदस्यों ने उसे सत्ता ग्रहण नहीं करने दिया तथा इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान के पद पर स्थापित कर दिया। उसके सामने दूसरी समस्या थी विद्रोही अमीरों की समस्या। ये तुर्की अमीर तुर्की भाईचारे की भावना से प्रेरित होकर राज्य तथा प्रशासन की प्रत्येक अंग पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। रुकनुद्दीन फिरोज के अंतिम काल में तो इन लोगों ने विद्रोह कर राजधानी दिल्ली तक को घेर लिया। रज़िया के सामने तीसरी समस्या थी उसकी स्त्री जाति से संबंध होना, जो कि मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य में उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक थी। फिर भी रज़िया ने इन सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हुए सुल्तान के पद पर आसीन होने में कामयाबी पाई। रज़िया ने सबसे पहले अपनी करिश्माई व्यक्तित्व का प्रदर्शन दिल्ली की प्रजा को अपने
सुल्तान पद पर पदारूढ़ होने में समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। उसने जनता से न्याय मांगकर रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। रज़िया ने अपनी कूटनीतिक दक्षता का प्रयोग करते हुए चहलगामी की महत्वाकांक्षा तथा उसके एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। उसने विद्रोही अमीरों की समस्या को चतुरतापूर्वक हल किया उसने जिसके लिए उसने अमीरों को आपसी फूट उत्पन्न करवा कर विद्रोही अमीरों की राजधानी छोड़ने के लिए बाध्य किया। इसके लिए उसने दंड एवं पुरस्कार की नीति भी अपनाई। उसने अमीर वर्ग के सामाजिक आधार को विस्तृत कर तुर्की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को भी समाप्त करने का उद्योग किया। अमीर ए आखुर पद पर एक अबिसीनियन याकूत की नियुक्ति को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। परंतु रज़िया के प्रशासनिक सुधारों के प्रति अमीरों ने प्रतिक्रिया दिखाई। प्रशासन में गैर तुर्क अधिकारी को शामिल करने से अमीर वर्ग सतर्क हो गया तथा उसने सावधानीपूर्वक विद्रोह को व्यवस्थित कर 3 वर्ष 6 महीने तथा 6 दिन पश्चात रज़िया के शासन का अंत कर दिया। रज़िया के त्वरित पतन के बावजूद उसके शासन की महत्ता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि उसने अपने प्रशासन में जिन प्रवृत्तियों का समावेश किया, कालांतर में उसकी पराकाष्ठा बलबन के शासन में देखने को मिली है। उसमें कोई संदेह नहीं कि उसके व्यक्तित्व में एक योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे, परंतु जैसा कि मिन्हाज ने स्वीकार किया कि उसका स्त्री होना इन गुणों पर भारी पड़ता था। रज़िया सुल्तान से लेकर बलबन तक रज़िया ने गद्दी से हटाने में शीघ्र बाद ही रज़िया के वजीर एतगीन ने उसके एक भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह ने 1240 से 1242 के बीच शासन किया। उसी काल में 2 प्रमुख घटनाएं हुई। प्रथम 1241 में तैर बहादुर के नेतृत्व में भारत में पहला मंगोल आक्रमण हुआ। पहली बार सुल्तान के अधीन एक नायक सुल्तान के पद का सृजन हुआ और इस पद पर एतगीन स्थापित हुआ। 1242 में बहराम शाह का उत्तराधिकारी महमूद शाह 1242 से 1246 हुआ। फिर महमूद शाह का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र नसीरुद्दीन महमूद हुआ। नसीरुद्दीन महमूद तुर्क चहलगामी के हाथों कठपुतली था। उस समय तुर्क चहलगामी का नेता बलबन था। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। फिर बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। बलबन का मूल्यांकन करें तो सल्तनत काल के इतिहास में बलबन का राज्यारोहण एक नई प्रवृत्ति और नए युग के आरंभ का सूचक था। बलबन ने ही वह आधार निर्मित किया जिसने दिल्ली सल्तनत साम्राज्यवादी विस्तार को संभव बनाया। बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जिसका सामना बलबन को करना पड़ा था किंतु किया जा सकता है। बलबन के सम्मुख प्रमुख समस्या चहलगामी की महत्वाकांक्षा थी। चहलगामी की महत्वाकांक्षा ने राजतंत्र को अस्थिर बना दिया था और इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी चहलगामी की इसी महत्वाकांक्षा के सम्मुख भेंट चढ़ गए थे। बलबन ने राजतंत्र को एक गंभीर पेशा बनाया। राजपद को शक्तिशाली और गरिमामय बनाने के लिए वह इतना कृतसंकल्प था कि उसने इस्लाम के कुछ मूलभूत सिद्धांतों से भी समझौता किया। उसने राजत्व की ईरानी पद्धति को अपना लिया। उसने मुल्तान को अर्धदैविक चरित्र माना जाता था तथा मध्यस्थों की भूमिका को सीमित कर दी गई। बलबन ने राजत्व को नियाबत ए खुदाई ईश्वर की छाया कहा तथा स्वयं जिल्ले इलाही खुदा का प्रतिनिधित्व की उपाधि धारण की। उसने अपने को ईरानी योद्धा अफरासियाब का वंशज भी घोषित किया। वस्तुतः बलबन स्वयं चहलगामी का सदस्य रहा था। अंततः वह चहलगामी की शक्ति और उसकी सीमा से परिचित है।
उसकी सीमा से परिचित था। बलबन राजत्व की एक नई अवधारणा का प्रतिपादित कर सुल्तान और अमीर के बीच एक बड़ा फैसला निर्धारित करना चाहता था और इस दिशा में उसे अपेक्षित सफलता भी मिली। उसने ईरानी पद्धति से प्रेरित होकर, जो निश्चित ही गैर इस्लामी थी, सजदा झुककर नमस्कार और पैबोस कदम चुंबन की पद्धति लागू की। बलबन ने राजकीय दरबार में साज सज्जा पर अत्यधिक बल दिया। अमीरों से यह अपेक्षा की जाती कि वे पंक्तिबद्ध होकर दरबार में खड़े होकर सुल्तान का स्वागत करें तथा अमीर हाजिब नामक अधिकारी बड़ी ही कठोरता से उसका निरीक्षण करता था। बलबन ने आचरण की शालीनता पर अत्यधिक बल दिया। न तो स्वयं वह खुलकर हंसता था और न ही अमीरों को फुहर हरकत करने की छूट थी। बलबन ने स्वयं शराब को तिलांजलि दे दी। वह पूर्ण राजकीय पोशाक में ही अपने नौकरों के सम्मुख भी उपस्थित होता था। वह अपनी निजी जिंदगी में भी अत्यधिक गंभीर था और उसका मानना था कि सुल्तान को नीच व्यक्ति, विदूषक, मस्खरे और नर्तकी के संपर्क से बचना चाहिए। जैसा कि बर्नी मानता है कि बलबन का राजकीय ठाठ देखने के लिए 100 और 200 कोस से लोग आते थे तथा प्रभावित होकर जाते थे। इतना तक कि हिंदू राय और राणा भी उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। बलबन ने राजत्व को एक सक्षम सैनिक आधार भी प्रदान किया। उसने राजकीय सेना का पुनर्गठन किया। इसके लिए एक नए विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। वह सैनिकों की दक्षता और गतिशीलता बनाए रखने के लिए नियमित शिकार पर जाता था और इसी बहाने अपनी सैन्य एवं वैभव का प्रदर्शन भी करता था। उसने अपने को तुर्क कुलीन तंत्र का रक्षक भी घोषित किया और इस हेतु उसने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बर्नी ने उसके मुख से कहलवाया है कि जब मैं किसी नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और अनायास ही मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। उसने सभी महत्वपूर्ण पद कुलीनों के लिए सुरक्षित कर दिए और उसने कमाल मेहर नामक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अमरोहा के ख्वाजा के पद पर नियुक्त नहीं किया क्योंकि वह एक भारतीय दास का पुत्र था जिसने आगे चलकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। फिर भी बलबन ने न्याय पर अतिशय बल देकर अपने कठोर राजतंत्र की कुछ हद तक नरम बनाने की कोशिश की। उसका मानना था कि न्याय के सम्मुख सभी समान हैं और उसने बदायूं तथा अवध के गवर्नरों को इसलिए दंडित किया था क्योंकि उसने अपने दासों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसी तरह उसने अपने पुत्र बुगरा खां को हिदायत दी थी कि वह भूराजस्व के निर्धारण में नरमी बरते क्योंकि उसका मानना था कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए आवश्यक है कि लोग ना तो अत्यधिक अमीर हो ना ही अत्यधिक गरीब। बलबन अपनी शक्ति और सत्ता के प्रति अत्यधिक सावधान था। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी उसमें भागीदारी बनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने भतीजे शेर खां सुनकर जहर दे दिया क्योंकि बलबन उसी शक्ति और महत्ता के प्रति आशंकित था। बलबन चहलगामी की शक्ति तोड़ने में सफल रहा। कुछ महत्वपूर्ण अमीरों को मार डाला गया, कुछ को दूरस्थ क्षेत्रों में तबादला कर दिया गया और शेष पर कड़े नियंत्रण ला दिए गए। उसी तरह मुफ्ती और वली पर कड़े नियंत्रण स्थापित करने के लिए बलबन ने प्रांतों में एक ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो प्रांतों की आय व्यय का आकलन करता था। दूसरी तरफ बलबन ने एक सक्षम गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। राजकीय वरीद मुफ्ती और वली की गतिविधियों का निरीक्षण करते थे और महत्वपूर्ण बातों की सूचना सरदारों को देते थे। बलबन के सम्मुख मंगोल आक्रमण प्रमुख समस्या थी। बलबन ने ही भावी मंगोल नीति का आधार तैयार किया। मंगोल की समस्या के समाधान के लिए उसने दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ उसने मंगोल दरबार में अपने दूत भी भेजे और दूसरी तरफ उसने भारत की सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्ति स्थापित की। पहली सुरक्षा पंक्ति लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर में स्थापित थी। इस तरह उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद की नियुक्ति
किया, जिसका जबकि दूसरी सुरक्षा पंक्ति सुनाम समाना भटिंडा में स्थापित की गई। इस तरह उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया। मेयों एवं राजपूतों का विद्रोह भी बलबन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण समस्या थी। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में मेयों विद्रोहियों ने कानून व्यवस्था के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। बलबन ने कठोरता से उसका दमन किया और कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने उन क्षेत्रों में सैनिक चौकियों की स्थापना करवाई तथा अफगानों को नियुक्त किया। उसी तरह गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र में राजपूत विद्रोहों ने भी कानून व्यवस्था के सम्मुख एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। बलबन ने राजपूतों के दमन के लिए उन क्षेत्रों में कुछ नए किलों का निर्माण करवाया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इसके परिणामस्वरूप सफलतापूर्वक राजपूत विद्रोहों का दमन संभव हुआ। मेयों और राजपूत विद्रोहियों के दमन के परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति अच्छी हुई। अंततः वाणिज्य व्यापार के विकास को प्रोत्साहन मिला। बंगाल का गवर्नर तुगरिल खां का विद्रोह भी बलबन के सम्मुख एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित हुआ, विशेषकर इसलिए कि इस अभियान में भेजे गए दो अमीर यथा अमीन खां और बहादुर असफल हो गए थे तथा उसकी सेना तुगरिल से मिल गई थी। तुगरिल का विद्रोह सुल्तान और महत्वाकांक्षी अमीर दोनों के परस्पर संबंधों को भी रेखांकित करता है। बलबन ने तुगरिल के विरुद्ध स्वयं अभियान किया, एकमात्र ऐसा अभियान था जिसके लिए बलबन ने राजधानी छोड़ी थी। बलबन ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक तुगरिल के विद्रोह का दमन किया तथा तुगरिल एवं परिवार के सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी। तो यहाँ बलबन का उद्देश्य था अमीरों के मन में राजकीय सत्ता के प्रति भय उत्पन्न करना। इस उद्देश्य में वह निश्चित ही सफल रहा। इस तरह एक दृष्टि से बलबन की सल्तनत के विस्तार के बदले जीते गए प्रदेशों के संगठन पर अत्यधिक बल दिया। उसने सोची समझी नीति के तहत विस्तारवादी नीति को त्याग दिया था, क्योंकि इस समय मंगोल आक्रमण का खतरा था। इस तरह हम देखते हैं कि बलबन ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठन करता था। किंतु बलबन की उपलब्धियों पर सावधानी से विचार करने पर आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो उसकी उपलब्धि की सीमाओं को उजागर करते हैं। प्रथमतः बलबन की मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर ही उसके राजवंश का पतन हो गया। दूसरे, बलबन ने राजत्व की एक ऐसी संकीर्ण अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें रक्त की शुद्धता पर बल दिया गया। निश्चित ही इसके परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक आधार सिमट गया और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं राजकीय सेवाओं से कट गईं। तीसरे, बलबन की मंगोल नीति भी कुल मिलाकर असफल रही, क्योंकि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर पश्चिम सीमा भारत की सीमा सिंधु नदी में सिमट कर व्यास नदी तक पहुंच गई। चौथे, बलबन ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक संगठन की स्थापना के क्रम में अत्यधिक क्रूरता का परिचय दिया। उसने निश्चित ही अमीरों और सामान्य जनता के मन में कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। पांचवें, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के विकास में बलबन की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं रही, किंतु उपयुक्त सीमाओं के बावजूद बलबन की उपलब्धियां व्यापक रही हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बलबन दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली आधार प्रदान किया। यह सत्य है कि बलबन ने राज्य के विस्तारीकरण की दिशा में प्रयास नहीं किए, किंतु राजतंत्र को उसने एक ऐसे सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिसने भावी विस्तार को संभव बनाया। बलबन ने सिंधु गंगा के एक व्यापक क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ कर दी। वह क्षेत्र विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। अंततः एक दृष्टि से बलबन ने ही आगे खिलजी साम्राज्यवाद के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया।